आज ये एक बड़ा अहम मौजू है और इंटरेस्ट देख लें, हमारे हुकूमत के वज़रा के तमाम बेंचेस जो है ख़ाली पड़े हुए हैं और वज़ीर दफ़ा जिन्होंने के इब्तिदा की थी कल गुफ्तगू की, वो भी थोड़ी देर हुई उठ के चले गए, शायद कोई ज़रूरी मीटिंग होगी और एक कोई मेरे बाहर से कोई मेहमान भी आज आने थे, शायद उस वजह से। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी बड़ी बातें की और 1800 पता नहीं 50 से या 1830 से बलूचिस्तान की तारीख़ उठा के बताया। बहुत सी बातें उनकी दुरुस्त भी थीं, ख़ास तौर पे जो उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी की बात की गैस के हवाले से, सुई गैस के हवाले से। और ये आज का इशू नहीं है, ये इशू मैं पिछले कम से कम नहीं तो 30-40 साल से सुनता आ रहा हूँ। और इंसर्जेंसीज भी जो हैं वो कोई पहली मर्तबा नहीं हुई। अचकज़ई साहब ने भी इसका ज़िक्र किया और 1973 में, अगर इतना मैं पीछे नहीं जाता कि 1800 में क्या हुआ या उसके बाद क्या हुआ, 1973 में जब नैब की हुकूमत ख़त्म की गई तो तब लोग पहली मर्तबा हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर वो पहाड़ों पे चढ़े और कुछ लीडर्स जो हैं, अताउल्ला मेंगल साहब, खैर बख्श मरी साहब, वो बलूचिस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान चले गए और इराक़ और अफ़गानिस्तान को ने पूरी सपोर्ट की उस इंसर्जेंसी के अंदर। और ईरान जो है वो उस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था और ये जो इंसर्जेंसी है ये चलती रही 1973 ऑनवर्ड्स। और इसमें 3000 के करीब हमारे अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान शहीद हुए और तकरीबन 5000 के करीब जो है वो, उनको आप दहशतगर्द कह लें या उस वक्त जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे लोग, वो उनमें से 5000 लोग जो है मारे गए और तकरीबन 1 लाख के करीब हमारी फ़ौज जो थी उस वक्त बलूचिस्तान में वो तैनात थी वहाँ पे। और अगर प्रो रेटा पे बेसिस पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में जितनी फ़ौज आज है उससे ज़्यादा फ़ौज वहाँ पे थी। और उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे टिक्का खान, वो पर्सनली उसको लीड कर रहे थे। और फिर 1977 में जब मार्शल लॉ लगा और जनरल ज़िया-उल-हक शहीद की हुकूमत आई और वहाँ पे गवर्नर जो थे वो जनरल रहीमुद्दीन ख़ान गए, तो उन्होंने एक एमनेस्टी का ऐलान किया जिसके ज़रिए जहाज़ भेजकर खैर बख्श मरी को और अताउल्ला मेंगल को वापस बुलाया गया, एमनेस्टी डिक्लेयर की गई और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया गया, लोगों को कह दिया गया कि पहाड़ों से नीचे उतरें। और उसके बाद फिर जब वो वापस आए, मुझे वो याद है, एक किस्सा तो याद है, मैं वो सुनाना भी चाहूँगा यहाँ पे कि अताउल्ला मेंगल साहब ने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यूके जाना चाहता हूँ। तो उस वक्त की कैबिनेट ने पूरी ने इनकार किया कि नहीं ये तो जाएगा तो वहाँ जाके ये बहुत बड़ी बातें करेगा, वहाँ पे ये जाके जुलूस निकालेगा, जलसे करेगा। तो प्रेसिडेंट समेत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत सब ने उसका इनकार कर दिया। लेकिन वो जनरल रहीमुद्दीन थे जिन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, इसको पासपोर्ट दें और इसको बाहर भेजें। और उसने अकेले ने, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए थे बलूचिस्तान में, वहाँ के हालात को जानते थे, उन्होंने उसको बाहर भेज दिया और वो बाहर गए और फिर वापस आए और वही लोग बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बात भी की और यहाँ बैठकर भी बात की और वहाँ बैठकर भी बात की। तो कहने का मकसद ये है कि ये इंसर्जेंसीज को, पहली बात तो एक फ़ौज के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे मुझे याद है कि मेरे साथ थे एक कमांडो के सूबेदार साहब जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ करते थे, तो उन्होंने छोटा सा एक किस्सा सुनाया जो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा। उसने कहा कि जब ये 1973 के बाद वहाँ इंसर्जेंसी हो रही थी तो हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे
और पूरी हमारी कमांडो की 2-3 यूनिट्स थी वहाँ पे, और हम रोज़ाना वहाँ जाया करते थे। एक पौंड था जिसके तमाम इतराब में पहाड़ थे बड़े बड़े, तो आधे लोग हमारे ऊपर खड़े होते थे और आधे लोग नीचे जाके जनाब स्पीकर, अगर हमारे चेयरमैन रिलीजियस अफेयर्स को अगर बैठा दें आप तो बात बेहतर हो सकेगी। डोगर साहब, मेहरबानी आपकी यार, हमने भी आपकी बातें बड़ी सुनी हैं। तो वो कह रहे हैं कि आधे लोग जो है वो वहाँ जाया करते थे, वो अपने कपड़े धोते थे, नहाते थे। तो जब 2-3 महीने गुजर गए तो एक दिन हमने सोचा कि हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, आधे लोग ऊपर बैठ के जो है रक्की कर रहे होते हैं कि कोई आ ना जाए, और नीचे आधे नहा रहे होते हैं। तो एक दिन हमने सोचा कि हम इकट्ठे चले जाएं नहाने, और जिस दिन हम इकट्ठे गए नहाने के लिए तो उस दिन पता लगा कि उन्होंने ऊपर से आके गोलियां चलाई और 9 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें हमारे जनरल इफ्तिखार साहब की यूनिट थी, वो जो बाद में सेक्रेटरी डिफेंस होकर रिटायर हुए, चौधरी निसार साहब के भाई थे, उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो उस एक इंसिडेंट की वजह से वो डिमोट हो गए, तो उनको मेजर बना दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बलूचिस्तान में 11 साल तक डेवलपमेंट भी हुई, सुई गैस कोयटा भी पहुंची, और लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर जो था वो बलूचिस्तान का था उस वक्त। क्या वजह थी कि उन लोगों को एंगेज किया, उनसे बातचीत की गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट के साथ बात की जाए, बिल्कुल सही कहा। और हमारे वज़ीर दफ़ा ने जो बात की उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि उन्होंने कहा कि सारी जंग जो है, ये सारी इंसर्जेंसी जो है, ये सारी जो लड़ाई हो रही है वहाँ तेल के पीछे हो रही है और ट्रांजिट ट्रेड के पीछे हो रही है। तो ये तेल तो वहाँ से 40 रुपए का अगर आ रहा है और 200 रुपए का बिक रहा है, तो यहाँ पर बैठकर आप ज़रा सोचें कि ये तेल को वहाँ से ईरान के बॉर्डर से कराची तक ले जाना, और कराची से रहीम यार खान से आगे भावल नगर और फिर लाहौर तक ये तेल पहुँच जाता है। तो रास्ते में सबसे पहली तो ये देखेंगे कितनी रुकावटें हैं वहाँ पे। अगर तेल वहाँ से निकलता है और हमारी वहाँ पर FC मौजूद है, हमारे वहाँ पे दिफाई जो है अस्करी लोग मौजूद हैं, तो वो तेल वहाँ से कोई एक आधा छोटा थोड़ा तो नहीं जाता, वहाँ से लाखों लीटर जो है वो पेट्रोल वहाँ से वहाँ पे जाता है। तो रास्ते में कोई रोकता नहीं उनको, सब जाने देते हैं। और फिर अभी जब रुक गया वो, तो उसके पीछे एक जंग शुरू हो गई है वहाँ पे, जिसमें कहते हैं बात ये है सर कि 10 मई के बाद, मार्का हक के बाद, जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, उसके बाद हिंदुस्तान ये तो समझ गया कि मैं पाकिस्तान पे जारहियत से या अटैक करके तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए, TTP के ज़रिए और BLA के ज़रिए अपनी प्रॉक्सीज़ को वहाँ भेजा। और इस वक्त भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक गुलबशन नहीं है वहाँ पे, कई गुलबशन यादेव जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बाकायदा उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, कम्युनिकेशन और एमुनेशन समेत। और कल वज़ीर दफ़ा साहब ने बताया यहाँ पर कि उनके पास जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास जो हथियार हैं, वो मेरा ख्याल है कि $20,000 का एक शख्स जो है उस पे वो लागू होता है। तो इतना पैसा, इतना असला, इतनी वहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इस मामले को जो है वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। फिर जो इस वक्त जो हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं और जो ये इंसिडेंट्स हुआ अगले दिन, जहाँ पे 11-12 शहरों के अंदर यकमुश्त यानी कि एट द सेम टाइम अटैक किया गया, और कोयटा के अंदर बिल्कुल गवर्नर हाउस के करीब और दीगर जगहों पे जो अटैक हुआ, ये छोटी बात नहीं है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके, किस तरह से तमाम शहरों के अंदर किस तरह से उन्होंने ये हमले किए। और अगर अभी भी हम यहाँ खड़े होकर बोलें जी कि तेल की लड़ाई है या ये फिर ट्रांजिट ट्रेड की लड़ाई है, तो मैं बड़े अफसोस की बात से मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा इस पे
गौर करना चाहिए कि मसला क्या है और इस मसले का हल कैसे निकालना है। मैं नहीं कहता कि टेररिस्ट के साथ बात करें, टेररिस्ट के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बिल्कुल लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान के हालात इधर पहुंच गए। अब यहाँ पे बात की गई कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि पिछले 20 साल का NFC अवार्ड निकाल लें और देख लें कि बलूचिस्तान को कितना पैसा मिला है, और ये भी देख लें कि बलूचिस्तान में लगा कितना पैसा है। वहाँ पे सारे का सारा जो डेवलपमेंट के फंड्स होते हैं वो सारे के सारे करप्शन के हवाले हो जाते हैं, सारे के सारे खाए जाते हैं। और जितनी ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जितना ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, उतना ही उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो ये देख रहे हैं कि जनाब जितनी लड़ाई होगी हमें उतने फ़ंड मिलेंगे कि जनाब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट में पैसे लगाएं, वो पैसा उनकी जेबों में जाता है और आप वहाँ जाकर देख लें। मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों को जिनको ये फंड्स दिए गए हैं और ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि सरेआम उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले जो हैं वो ये देख कर चल सकें। फिर मैं ये भी कहूँगा कि पिछले दिनों कल यहाँ पर बात शायद हुई कि नहीं हुई कि हमारे पंजाब से वहाँ जाने वाले, हमारे कराची से वहाँ जाने वाले, हमारे दीगर लोग जिनके ID कार्ड वहाँ के नहीं होते, उनको बसों से उतार कर, ट्रकों से उतार कर, उनको ट्रेनों से उतार कर, जिस तरह के वहाँ वो हमारी जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ था और ID कार्ड देकर उनको मारा गया। तो खुद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान आज से 5 माह पहले एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 5000 पंजाब के लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं जिनके ID कार्ड वहाँ के नहीं थे, उनको बसों से उतार के मारा गया। आज तक कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। क्या किसी को यहाँ पर एहसास हुआ कि कितने लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, जो लोग वहाँ अपना रोज़गार कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जाते हैं? तो मैं बड़े ये कहूँगा कि आज जो ये हमारी गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर, अगर इस गुफ्तगू को हमने गुफ्तन नशिस्तन करके ख़त्म कर दिया तो आइंदा भी मैं समझता हूँ उसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ पर कुछ तजवीज़ आनी चाहिए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव बात होनी चाहिए जिससे कि हम इसको मामले को आगे लेके जा सकें। मैं बलूचिस्तान गया था जनाब स्पीकर, कुछ अरसा हुआ और एक वहाँ पे हमारे दोस्त थे, उनके बच्चों की शादी थी, तो मैं वहाँ तकरीबन 2 दिन रहा वहाँ पे और बहुत से लोगों से मुलाकातें भी हुई और बहुत से लोगों ने बातें भी की, बहुत से लोगों ने सलूशंस भी दिए कि इस मसले का कैसे हल निकाला जा सकता है। और वो लोग थे जो आज खामोशी से वहाँ बैठे हुए हैं, आला ओहदों पे वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं है उनसे मेरी मुलाकातें हुई वहाँ पे, उन्होंने बताया कि जनाब ये तरीका है। मैं वापस आया, मैंने वज़ीर आज़म से 1.5 साल की या 2 साल की हमारी हुकूमत हो चुकी है, हम कोलिशन पार्टनर हैं। पहली मरतबा मैं टाइम लेकर वज़ीर आज़म को मिलने गया और मैंने उनको वो पूरी अपनी रुदात सुनाई और मैंने कहा कि जनाब ये वहाँ के हालात हैं, ये मामलात हैं। उन लोगों को जो पहले मेन स्ट्रीम में रह चुके हैं, उन लोगों को जो यहाँ पर बैठ चुके हैं, वो लोग जो वहाँ पे वज़ीर आला रह चुके हैं, उनको बुलाएं और उनके साथ बैठकर बातचीत करें। आप हर एक को आइसोलेट कर देंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ काम करें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें दीगर लोग भी हैं, उनकी कोई कमेटी बनाकर कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए हमें कि ये हालात हैं, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं और इसको आगे लेकर कैसे चल सकते हैं। तो मैं इस बात पे ये कहूँगा कि इस हाउस को चाहिए कि इनिशिएटिव लेके ये मामला चले। हमें दुख होता है जब हमारे जवान फ़ौज पाकिस्तान के, कल एक जनाजा हुआ है मेरे हलके में, वो भी शहीद वहाँ पे नौजवान आया है, उसका जनाजा हुआ है कल सुबह वहाँ पे, और अब मैं जाऊँगा एक आधे दिन में तो वहाँ जाके दुआ करूँगा। बहुत से लोग ऐसे, रिमोट एरिया है सर, ये फोर्टबास का एरिया है, हारूनाबाद का, बॉर्डर के साथ हम ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे नहीं शहीद हो रहे, वो जाके कोई KPK में शहीद हो रहा है, कोई बलूचिस्तान में शहीद हो रहा है और फिर वहाँ से उनकी लाशें आ रही हैं, पाकिस्तान के झंडों में लिपटी होती हैं और ये बातचीत चलती है। आखिर में मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आखिर में मैं सिर्फ
अचकज़ई साहब की बात का तो जवाब नहीं देना चाहता मैं कि जिन्होंने कहा कि मौलाना समीउल हक के पीछे जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने नमाज़ें पढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि नमाज तो अचकज़ई साहब भी 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और मैं इनसे गिला भी नहीं करता, क्योंकि ये जहाद अफ़गानिस्तान के कभी भी साथ नहीं थे। ये रूस के साथ खड़े हुए थे, ये वो लाल झंडे उठाने वालों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने वो जहाद लड़ा, मुझे अफसोस इस बात से हुआ है कि हमारे वज़ीर दफ़ा ने यहाँ खड़े होकर कहा कि मैं समझता हूँ कि वो जो उस वक़्त हुआ, हम जा रहे हैं आज से 1979 से लेकर और 1988 तक जो ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए जो जहाद हो रहा था अफ़गानिस्तान में, जिसमें हमने एक सुपर ताकत को शिकस्त दी। अफसोस के साथ ये खड़े होकर यहाँ कह रहे हैं, मुझे ये मालूमात करनी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वज़ीर दफ़ा आगे इस बात का जवाब देंगे कि ये उनकी अपनी राय है एज ए पर्सन ख्वाजा आसिफ, या ये उनकी वज़ीर दफ़ा की हैसियत से ही इज़ रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर सब इसके मतहत हैं कि क्या ये फ़ौज की अपने जो गलत था कि हमने जब एक सुपर था, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज जिस चीज़ पर हम बड़ा नखरा करते हैं, आज जिस चीज़ पर हम नारा लगाते हैं और नारे तकबीर लगाते हैं, वो एडमी कुव्वत थी जो उस जहाद में 15 लाख अफगानियों ने अपनी शहादत दी, और उस शहादत की आड़ में हमने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, जिसके लिए आज हम खड़े होकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें देख के कह सकते हैं, जो कि हमने 1986 में भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बताया था कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। तो आप उसको कंपेयर ना करें मुजाहिदों को इन तालिबान के साथ। वो एक और नस्ल थी, ये एक और नस्ल है। अगर आप उस चीज़ को नहीं संभाल सके, उसको आगे लेके नहीं चल सके, और आज आपने हिंदुस्तान का भी फ्रंट खोल दिया, अफगानिस्तान का भी फ्रंट खोल दिया, तो ये सारे मामलात अपने ठीक करने की कोशिश करें। ये ना कहें कि जनाब वो गलत था या वो गलत था। आप कोई नहीं होते यहाँ खड़े होकर एक राय देने की, जब तक कि आप बहैसियत वज़ीर आप फ़ौज को भी अपना उनकी तरफ से भी बात कर रहे हो और हुकूमत की तरफ से भी बात कर रहे हो। एज ए पर्सनल इंडिविजुअल अगर आपने बहुत सी माफ़ियाँ मांगी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस किस्म की बातें करना मुझे बड़ा अफसोसनाक है कि अपनी ही फतूहात को अपनी ही शिकस्त में तब्दील किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी।